तो सबसे पहले तो इसमें आपको पढ़ना है डुअल नेचर के बारे में, ठीक है। डुअल नेचर के बारे में, डुअल नेचर से हम एक नेचर, ठीक है। तो अगर हम बात करें पार्टिकल नेचर की, ठीक है, तो इसमें अपने पास सबसे पहले जो निकल के आता है वो है प्लैंक्स की क्वांटम थियरी, ठीक है। मैं पीपीटी निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा वेट करें। प्लैंक्स की क्वांटम थियरी, ये रहा मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी, ठीक है। तो प्लैंक्स उन्होंने क्या कहा था कि लाइट जो है ना पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बना हुआ है। लाइट जो है रेडिएशन, लाइट रेडिएशन जो है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बना हुआ है, और हर एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी का जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है उसकी एनर्जी सेम होती है, ठीक है। ये देखो, ये है अपने प्लैंक चाचा जी, और इन्होंने 1900 में एक थियरी दिया था। उस थियरी में अपने वो ये बताए थे कि लाइट इज प्रोपोगेटेड थ्रू फ्री स्पेस इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स और बंडल्स, ठीक है। इन्हीं पैकेट्स का नाम क्या दिया गया? फोटॉन। क्या नाम दिया गया? फोटॉन। चलिए, उसके बाद है द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। इन्हीं का नाम क्या दिया गया? फोटोन दिया गया, ठीक है। जैसे लाइट जो है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मान लेते हैं फॉल करता है, ठीक है, लाइट फॉल करता है, तो क्या बोला इन्होंने कि लाइट जो है ना, लाइट वो छोटे छोटे पैकेट है इसके अंदर, एनर्जी, लाइट में एनर्जी है। तो बोला कैसे आया एनर्जी? तो लाइट में एनर्जी इन्होंने कहा कि फोटोन की वजह से है। किस वजह से है? फोटोन की वजह से है। तो इन्हें ही इन्होंने नाम दिया क्वांटा, इसी का नाम रख दिया फोटोन, ठीक है। ईच फोटोन हैज एनर्जी। तो और फोटोन की पूरे लाइट में एनर्जी है, तो क्योंकि सभी फोटोन की एनर्जी है, और हर एक फोटोन की एनर्जी कितना निकाला इन्होंने? h। इन्होंने कहा कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्योंकि प्लैंक ने इन्होंने दिया था, इसीलिए जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे यहाँ से तो एक कांस्टेंट देना होगा। इसी कांस्टेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। किस नाम से जानते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। और जिसका जो वैल्यू निकल के आता है h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये जो वैल्यू -34, ये याद रखना, और ये जो वैल्यू है ये इस साइंटिस्ट उनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए अब अगली तरफ बढ़े, आगे पीपीटी की तरफ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगला है दीज फोटोन्स ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। और एक ये भी बात है कि फोटोन्स कैसे ट्रेवल करेगा? स्पीड ऑफ लाइट से। लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर जो फ्री स्पेस होता है उसके अंदर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या इसी को हम कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड निकल के आएगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। तो फोटोन की, हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई? h न्यू, ठीक है। इसके बाद स्पीड ऑफ फोटोन। सर स्पीड ऑफ फोटोन c इज इक्वल टू होता है न्यू टाइम्स लेमडा। तो अगर बोलेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी निकालिए, उदाहरण के लिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं c बाई लेमडा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो h न्यू होता है, तो यहाँ h और न्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? c अपॉन लेमडा। इसका मतलब हो गया कि फोटोन की एनर्जी को हम लोग hc बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो हेंस द क्वांटम ऑफ एनर्जी बिकम्स E इज इक्वल टू h न्यू, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? hc बाई लेमडा बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे न्यू का मतलब होता है क्या चीज़? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन की सीरीज में देखा जाए तो क्या कहा गया कि फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
फोटॉन्स क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब ना तो उस वक्त किसी इलेक्ट्रिक इफेक्ट चार्ज का इफेक्ट पड़ेगा ना किसी और का, एंड नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, या किसी जगह पर डिफ्लेक्ट नहीं होगा। फोटॉन्स हैव डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड लिनियर मोमेंटम, इसके पास में फिक्स मोमेंटम और एनर्जी होता है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इस सेटअप को आप समझिए। इस सेटअप के अंदर में क्या दे रखा है, इसमें एक लाइट सोर्स है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये लाइट सोर्स है, दिस इज नथिंग बट अ लाइट सोर्स। लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट एंटर करेगा इस पे, इस प्लेट का नाम है इमीटर प्लेट, इस प्लेट का नाम है इमीटर प्लेट। इमीटर प्लेट, इसमें क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे और इसके तरफ आएंगे, तो इसका नाम है कलेक्टर प्लेट। इसका नाम क्या है, कलेक्टर प्लेट। उसके बाद एक सेल लगा हुआ है और इसमें करंट का अमाउंट दिखाने के लिए बताया गया। यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी को हम लोग सेट कर सकते हैं जितना चाहें उतना, और अलग अलग कलर के फ्रिक्वेंसीज पे, अलग अलग कलर के वेवलेंथ पे इसको हम लोग लेके जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बात? चलिए अब देखते हैं ये रन कैसे करेगा, ये सिस्टम काम कैसे करेगा। जैसे अभी जो है नॉर्मल स्टेट में एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के नहीं जा रहा, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी अभी है भाई साहब कितनी, 0%। मान लेते हैं कि हमने लाइट का इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा दिया, जैसे हमने कर दिया 11%। देखिए 11 क्या, मैं कुछ कम कर देता हूँ, 2% कर दिया हमने। देखिए 2% किए और अभी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर पे है। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम, अभी इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहा है वो बहुत ही कम, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला उसके बहुत देर बाद। तो इसमें कंसेप्ट क्या है, इसके कंसेप्ट को समझिएगा कि लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेगा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में निकलेगा। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि लाइट के इंटेंसिटी पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या डिपेंड करती है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ घटेगा अपने आप, वो तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे मतलब वेवलेंथ घटाएंगे, वैसे वैसे फोटॉन्स का स्पीड बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे फोटॉन्स की स्पीड बढ़ेगी, वहाँ पे आइडिया लगा लेंगे हम लोग कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है या बढ़ गई है किसी सिस्टम की। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला शुभ काम करते हैं हम लोग, देरी ना करते हुए इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। देखिए इंटेंसिटी अभी हम रखते हैं 25%। देखिए 25% पे इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा भाई साहब, ये देखिए ये सब निकल रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फोटो जो इलेक्ट्रॉन्स लाइट के पढ़ने से, क्योंकि यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ है और लाइट इंसिडेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को नाम जो इसका नाम है वो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लाइट के पढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब देखते हैं कि इंटेंसिटी को थोड़ा और बढ़ाते हैं, कर देते हैं इसको 72%। अब देखिए संख्या और बढ़ गया, और बढ़ाते हैं 59%। देखिए तो इसका मतलब अल्टीमेट हम लोग रिजल्ट पे पहुंचे। अब देखिए फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं कि बढ़ा देते हैं। अब आप देखिए वेवलेंथ घटाएं, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फोटॉन की स्पीड को देखिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटॉन का स्पीड बढ़ेगा, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो दो बातें हैं, फोटॉन की संख्या लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, और फ्रीक्वेंसी पर कौन डिपेंड करता है, इसका वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना फास्ट होगा, इट कंटिन्यूअसली डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी फोटॉन्स की स्पीड उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं करंट का। जैसे अभी इंटेंसिटी हमने कर दिया 0%, 0 कर दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है अब जो निकल गया था, ठीक है, उसके बाद अब फोटोन इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद कर दिया। ठीक है, अभी करंट है 0, अब कितना करंट है 0। अब क्या है, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं 0.04। ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फोटो करंट भी बढ़ेगा। 0.1 हो गया, 0.16 हो गया, 0.2 हो गया। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से, वैसे वैसे फोटो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है,
तो इसका मतलब हो गया कि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ रहे होंगे कि फोटो लाइट पड़ेगा, लाइट इंसिडेंट होगा मेटल सरफेस पे, तो लाइट के इंसिडेंट होने की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इसी इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। दूसरी भाषा में अगर हम समझें तो यहाँ पर है लाइट, और लाइट में होता है फोटोन, लाइट में होता है फोटोन, और ये पड़ेगा मेटल सरफेस पे और यहाँ से निकल गया इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका नाम पड़ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम पड़ गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो आप लोग देख पा रहे हैं, इसको अरेंज किया था हर्ज नाम के साइंटिस्ट ने, जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो हम लोग पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इस सीरीज में। चलिए अभी हम लोग देख रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हो गया, समझ गए अच्छे से। चलिए अब इसी का यूज करके हम लोग फोटो सेल के बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोटो सेल के बारे में। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इसका नाम क्या रख दिया गया है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इसमें क्या होता है कि इसमें भी वही चीज है भाई साहब, फोटो है मतलब लाइट का इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रिक है मतलब इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल होगा, सेल मतलब क्या इस्तेमाल होगा? बैटरी का इस्तेमाल होगा। तो इसके अंदर अब इस्तेमाल होगा बैटरी प्लस फोटो लाइट प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखिए अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें एक इमीटर प्लेट लगा होता है, एक कलेक्टर लगा होता है, और इसके जरिए एक सेल कनेक्टेड किया जाता है। ठीक है, इसको देखिए, बस यही है, एक फोटो सेंसिटिव प्लेट लगा हुआ है, एक इसको हम लोग इमीटर बोलते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इमिट होंगे, इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और कलेक्टर की तरफ आएंगे। ये तभी संभव है जब इस पे क्या पड़ेगा? लाइट पड़ेगा। किस पर? इमीटर पे, इमीटर प्लेट पे लाइट पड़ेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे कलेक्टर, और ये सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा, काम करना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आगे। एक को कलेक्टर, इसका नाम कलेक्टर है, इसका इमीटर है, ये ग्लास ट्यूब लगाया गया है, इसमें बैटरी लगी हुई है, माइक्रोमीटर लगा हुआ है, इसका नाम माइक्रोमीटर है। ठीक है, ये बैटरी है और ये वेरिएबल रजिस्टर लगाया गया है इसके लिए। इसके इस्तेमाल को समझिएगा कि जैसे अब इसमें मैंने बना रखा है, इसको देखना। हाँ, जब तो इस पर अगर लाइट पड़ेगी, इस पर लाइट, जैसे यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, और लाइट इंसिडेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इमिट होंगे और किधर जाएंगे? कलेक्टर की तरफ, और ये सर्किट काम करना चालू है। इस सर्किट का इस्तेमाल करके बहुत बड़े बड़े डिवाइस बनाए गए हैं, जैसे बर्गलर अलार्म हो गया, फोटो जो होता है, कैमरा जो होता है, उसका जो फोटो सेल बना सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करके एक परफेक्ट पिक्चर लिया जा सकता है। ठीक है, और भी बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। इंटेंसिटी, इफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज देन द रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीजेस। जितना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने देखा था, जितनी भी प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस इसमें भी रिपीट होगा कि लाइट की इंटेंसिटी जितना ज़्यादा बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि फोटोन्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए यही चीज़ है, सेम चीज़, बार बार बताने से फ़ायदा नहीं है। नाउ कनेक्ट एनी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस ऑन टू दिस फोटो सेल। कोई भी डिवाइस हम कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लेते हैं कि हमें एक बर्गलर अलार्म ही बनाना है, तो एक क्या करेगा कि बर्गलर अलार्म इस सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिया जाएगा और इस पर लाइट सोर्स पड़ेगा। मान लेते हैं जैसे कि ये एक घर है, एक रूम, ठीक है, इसके एंट्री गेट पे, जहाँ पे एंट्री होता है वहाँ पे इसको लगा दिया जाएगा और लाइट सोर्स इस पर फॉल करेगा। जैसे ही बर्गलर कोई घुसेगा चोरी के या मकसद से, तो वहाँ पे जैसे ही जाएगा तो ये इससे कनेक्टेड अलार्म जो होगा वो बीप करना चालू कर देगा, बजना चालू कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं, सब चीज़ वही है कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड गिवन टू अ सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। थोड़ा देर पहले हम लोग यही देख रहे थे
की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतना ही ज़्यादा होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब हुआ कि उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद है फोटोइलेक्ट्रिक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। यह एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, जितना देर तक लाइट पड़ेगा तब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद नहीं। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। बिल्कुल सही बात है। लाइट की इंटेंसिटी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या डिपेंड करता है, वो कितना फास्ट मूव करेगा या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द इंटेंसिटी ओनली। ठीक है, तो अब देखते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अपना टॉपिक है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो काफ़ी तेज तर्रार दिमाग के साइंटिस्ट थे, उनका इमेजिनेशन कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम उनका जो थियोरी है वो सारा इमेजिनेशन बेस्ड है, इसमें स्पेशल थ्योरी को कोई भुला नहीं सकते। फिलहाल बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उन्होंने कहा कि अगर किसी मेटल सरफेस पर अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उस लाइट में जो एनर्जी होगी, उस लाइट की जो इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी के वजह से ही इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उसका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन्स दिया गया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स दिया गया। और इसमें तो ये सब तो नॉर्मल थियरी है। इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि जो एनर्जी हम देंगे, किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट कराएंगे, वो एनर्जी पहले एनर्जी वर्क फंक्शन में जाएगा, वर्क फंक्शन के फॉर्म में जाएगा, और प्लस जो बाकी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ पर एक खास बात याद आता है कि तुम मुझे एनर्जी दो, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा, ठीक है। मतलब एनर्जी दिया जाएगा सरफेस को, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर हम इस इक्वेशन को अदर फॉर्म में लिखना चाहें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है, प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², हाफ मास टाइम्स वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ पे न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और v का मतलब वेलोसिटी। ये सब बाद में लिख देंगे, पहले इसको समझिए। अगर यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें, हाफ mv² को अगर निकालना चाहें तो इसको लिख सकते हैं हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो आप निकाल सकते हैं 1/2 mv² इज इक्वल टू एच कॉमन लोगे न्यू माइनस न्यू नॉट। इस इक्वेशन को हम लोग आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही बोलते हैं। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आप देखेंगे कि अपने पास पता था इतना इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू होता है। पुट करेंगे अपने पास ये वैल्यू करके चला आएगा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, देखिएगा। चलिए इसको अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी हमने लिखा हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू को लिख सकते हैं c/λ माइनस c/λ नॉट। मैं आपके कंफर्मेशन के लिए एक बार फिर से इसको लिख देता हूँ, हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो इसको आप लिखोगे न्यू को जगह पर c/λ और न्यू नॉट की जगह c/λ नॉट, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू होती है c/λ, राइट। आप देखें तो ये वेव लेंथ के टर्म्स में आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन, राइट ना। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, तो वेव लेंथ के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। अगर मेजर वेव लेंथ दिया रहेगा तो इसके टर्म्स में निकाल सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी के
टर्म्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटॉन्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं इस दुनिया के, चाहे वो रेडिएशन हो चाहे वो मैटर हो, वो कुछ देर समटाइम्स बिहेव्स एज इट, समटाइम्स बिहेव्स एज मैटर एंड समटाइम्स बिहेव्स एज वेव। तो इन्होंने कहा कि अगर मैटर भी अगर वेव की तरह बिहेव करेगा तो उस मैटर में भी वेवलेंथ होगा, तो उस मैटर के वेवलेंथ का नाम रख दिया इन्होंने मैटर वेव, मैटर वेवलेंथ, या दूसरा नाम रख दिया डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली भाई साहब ने उसको कैलकुलेशन करने के लिए क्या निकाला कि अगर वेव है तो उसमें क्या होगी, वेव लेंथ होगी, जिसका वेव लेंथ निकालने के लिए डी ब्रोगली का जो थियरी है, डी ब्रोगली, उन्होंने लेमडा इज इक्वल टू दिया h बाई पी, लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी, मतलब उसके मोमेंटम से उसका संबंध। ठीक है, अगर हम वेव नेचर को देखना चाहें तो ये अलग अलग फेनोमेनन के जरिए भी एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें एक खास फेनोमेनन है इंटरफेरेंस। जब दो या दो से अधिक लाइट सोर्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करता है तो वहाँ पे पैटर्न बनता है लाइट का, जिसको एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पे समझते हैं कि वेव नेचर को इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। और ठीक उसी जगह पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, और क्रॉम्पटन इफेक्ट, इन सब के द्वारा जो है किसको एक्सप्लेन किया जाता है, पार्टिकल नेचर। क्रॉम्पटन इफेक्ट जो होता है वो आपके, और फोटो इलेक्ट्रिक जो होता है, ये दोनों पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं, और बाकी ये सब वेव नेचर। ठीक है, अब देखते हैं डी ब्रोय या डी ब्रोगली, इनका नाम डी ब्रोगली लिखाता है, बट पढ़ने वाले लोग डी ब्रोय पर ही पढ़ते हैं। तो डी ब्रोय ने कहा था कि अगर मैटर भी वेव है तो उस मैटर वेव की वेवलेंथ होगी, और उस मैटर वेव की वेवलेंथ कितनी होगी भाई साहब, लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी। अगर मोमेंटम p है तो हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। तो अगर हम इसको मास टाइम्स वेलोसिटी लिख दें तो लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी या h बाई एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यही चीज स्पीड ऑफ लाइट के साथ करें तो लाइट इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी है, और उसको हम लोग लिख सकते हैं h बाई मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर हम लाइट के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है समझ में। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं इसके आगे का कंडीशन। मास v वेलोसिटी है, स्पीड है, और इसी को हम लोग डी ब्रोगली रिलेशन या फिर मैटर वेव या डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो IIT JEE का पेपर हो, नीट का पेपर हो, बोर्ड स्टेट बोर्ड्स के पेपर हो, उन सभी पूछा जाता है, इक्वली इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसको सबसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लैंक्स की थियरी है, क्या था लाइन में, प्लैंक कांस्टेंट h रिलेट्स द टू एट्रीब्यूट्स, दो अलग अलग चीज़ों को प्लैंक कांस्टेंट रिलेट करता है, लेमडा को और मास को, वेलोसिटी को वगैरह। इसके आगे देखते हैं, इट इज इंटरेस्टिंग टू सी दैट सेटिस्फाइड आल्सो बाय ए फोटोन वी कैन सी। तो मतलब जो ये थियरीज हैं वो फोटॉन्स के लिए भी वैलिड हुई और वेव के लिए भी वैलिड हुई। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग एक चीज़ निकाल सकते हैं, जो P इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी, जो इससे पहले हम लोग देखे थे एच बी बाई सी, क्योंकि हमने देखा था कि वहाँ पे एच लेमडा इज इक्वल टू एच बाई लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी था। ठीक है, और चूँकि C इज इक्वल टू होता है न्यू टाइम्स लेमडा, C इज इक्वल टू होता है न्यू टाइम्स लेमडा, और यहाँ से अगर हम लेमडा निकालना चाहें तो क्या आएगा, C बाई न्यू आएगा। तो यहाँ लेमडा की जगह हम लोग लिख सकते हैं C बाई न्यू।
सी बाई, ये चीज यहाँ लिखा गया है, सी बाई न्यू इज इक्वल टू एच बाई पी इज इक्वल टू लेमडा, एच बाई पी, और ये सभी क्या है, वेव लेंथ ही है जो यहाँ पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। That is the de Broglie wavelength of a photon given by the above equation equals the wavelength of electromagnetic radiation of which the photons is the quantum of energy and momentum। इसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया कि photons quantum of energy है और साथ ही साथ उसमें क्या चीज़ है, मोमेंटम भी है, क्योंकि सारा खेल वेव का है, और वेव है तो वेवलेंथ है, और वेवलेंथ है तो उसमें मोमेंटम है, हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे बात बढ़े। इसमें ये छोटे पॉइंट्स हैं, इसको देखते हैं। देखिए अब चूंकि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में अगर मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दें, एम वी स्क्वायर होता है मास से मल्टीप्लाई एंड मास से डिवाइड कर दे तो व्हाट वी विल गेट, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम पाएंगे कि 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर हो गया ये, और मास वेलोसिटी को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं, तो ये मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2 आई इंटू मास, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि स्क्वायर बाई 2m। देख के डरिए नहीं, बहुत आसान है ये सब चीज़, ठीक है। अगर बस थोड़ा समय दे के सीखिए ये सब चीज़ को। अगर हम देखें यहाँ पर से मोमेंटम, तो मोमेंटम का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2mk, मोमेंटम का स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 2mk। इस प्रकार p इक्वल टू हो जाएगा √2mk। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कैसे एक दूसरे से संबंधित है वो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है EV0 या EV। तो यहाँ से अगर हम मोमेंटम को लिखना चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि √2m, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E टाइम्स पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा 2mev। तो मोमेंटम अगर निकालना है तो मोमेंटम निकालने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और इसका कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड मास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया इसको? तो यही चीज़ देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू चूंकि h/p है अपना, लैम्डा इज इक्वल टू h/p है, अगर हम p के जगह पर 2mk रख दें जो यहाँ हम लोग निकाल ले रहे हैं, या इसको 2me भी रख दें, तो यहाँ से वेवलेंथ को हम लोग इस टर्म में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अगर ये सब वैल्यू पुट कर दें तो अपने पास जो क्वांटिटी निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1.227 नैनोमीटर बाई √v, जहाँ पे v का मतलब है जो गिवन पोटेंशियल होगा, जो अप्लाई करना है पोटेंशियल, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट है डेविडसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। इनकी भी एक अलग खास कहानी है। इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर काफ़ी एक अजूबा वाला काम किया था। इन्होंने काम किया था कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है, इसको फर्स्ट टाइम पूरे साइंस के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन में कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर, और अकेले जिसने प्रूव किया था उनका नाम था थॉमसन, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं डेविडसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए यही चीज़ है जो हम लोग को अभी स्टडी करना है। क्या बताया इन्होंने, डेविडसन ने, कि द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका जो थियरी है उसमें हम लोग देखते हैं कि द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय सीजे डेविसन एंड एलएच जर्मन। तो डेविसन एंड जर्मन इन दोनों ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव करने का काम इन्होंने ही किया। किस चीज़ को सर, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को, ठीक है। इन 1927 एंड इंडिपेंडेंटली बाय जीपी थॉमसन। जीपी थॉमसन एक और भाई साहब हैं, इन्होंने अकेले ही इस कीर्तिमान चीज को रच दिया, ठीक है, जस्ट एक साल बाद 1928 में, ठीक है। Who observed diffraction effects with beams of electrons scattered by crystals। तो क्रिस्टल्स पे इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्रैक्शन के पैटर्न के जरिए कि इलेक्ट्रॉन्स एनी आर्बिट्री डायरेक्शन में जा सकता है, इसी फिनोमेनन का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने इस चीज को प्रूव किया, ठीक है।
तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक डिवाइस लगी हुई है, इस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रॉन गन। एक होता है बुलेट गन, जिससे गोली निकलती है, उसको बुलेट गन कहा जाता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, जैसे ये है इलेक्ट्रॉन गन और इससे एक छोटी सी बैटरी कनेक्टेड है। इस छोटी बैटरी का नाम है LT बैटरी। LT बैटरी मीन्स लो टेंशन बैटरी। ठीक है, और फिर इससे एक और बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पे, इस बैटरी का नाम है हाई टेंशन बैटरी और HT बैटरी। इसका नाम क्या होता है, जैसे यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से जाना चालू करेगा, तो ये हाई टेंशन बैटरी इसको और वेलोसिटी प्रोवाइड कराएगा, और इस वेलोसिटी से ये जाएगा एकदम फास्ट में और इससे टकराएगा, किससे, निकेल के क्रिस्टल से। और निकेल क्रिस्टल से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और वो कहीं भी जा सकता है, एनी डायरेक्शन में जा सकता है। तो वो जाएगा तो उसको पता कौन करेगा कि वो गया कि नहीं गया। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक कलेक्टर, मूवेबल डिटेक्टर लगाया जाता है, इसे लोग मूवेबल कलेक्टर भी कहते हैं, जिसके साथ साथ एक और चीज कनेक्टेड रहती है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके निकल क्रिस्टल पे टकराती है और टकराने के बाद वेव की तरह एनी डायरेक्शन में वो जा सकती है, इससे इन्होंने प्रूव किया कि यह क्या है, किस नेचर में आता है, वेव के नेचर में आता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। निकेल को ही क्यों इस्तेमाल किया, मेरा सवाल है आप लोगों से कि निकेल को ही क्यों इस्तेमाल किया, नहीं पता है, चलिए निकेल को इसलिए इस्तेमाल किया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन हो सके। अदर सरफेस का इस्तेमाल करेगा वो, तो क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है एम्बेडेड हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स का सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा, बट क्रिस्टल, निकेल क्रिस्टल से प्रॉपर डिफ्रैक्शन पैटर्न इससे आ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो वही सी चीज़ जो हमने बताया आपको कि इसमें फिलामेंट लगा होता है इलेक्ट्रॉन गन में, और ये लो टेंशन बैटरी से कनेक्टेड होता है। वो जो थियरी मैंने आपको बताया सारी इसमें थियरी दे रखा है, आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। लो टेंशन बैटरी से कनेक्टेड है गन, उसके बाद हाई टेंशन बैटरी उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, और वो फाइन होल से गुजरेगा और जाके टकराएगा किससे, निकेल क्रिस्टल से। ठीक है, द बीम इज मेड टू फॉल ऑन द surface of nickel crystal. Intensity of electron beam scattered in a given direction is measured by the electron detector or collector. ठीक है, तो जो कलेक्टर लगा हुआ है उससे डिटेक्ट हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है कि कम। डिटेक्टर कैन बी मूव इन एनी डायरेक्शन, जैसे कि इस तरह से सेटअप था कि ये इलेक्ट्रॉन गन है और ये फाइन होल से गुजरेगा, निकल क्रिस्टल से टकराएगा, टकराने के बाद वो एनी डायरेक्शन में जा सकता है, एनी डायरेक्शन। तो उसको कौन जो है उसको डिटेक्ट कर सकता है, तो उसका नाम है मूवेबल कलेक्टर। ठीक है।